बिहार चुनावों में 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए सारी पार्टियां जी जान से तैयारियों में जुटी हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच हमने एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी के सांसद चिराग पासवान के साथ एक पूरा दिन बिताया। इस दौरान पॉलिटिक्स के इस स्मार्ट बॉय की हमने पूरी दिनचर्या देखी। चिराग ने हमें अपने घर बॉलीवुड राजनीति से जुड़ी तमाम बातें बताईं। बिहार के दंगल पर चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में एनडीए बहुमत से जीत हासिल करेगी और उनकी पार्टी एलजेपी को भी 30 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो आइए देखते हैं हमारे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी के साथ ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। इस वक्त दुनिया में योग का दौर चल रहा है और बिहार में राजयोग का, और हम यहाँ पर कर रहे हैं चिराग योग। जी हाँ, हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पॉलिटिक्स के स्मार्ट बॉय चिराग पासवान जी। चिराग जी, जिस पर्सनालिटी और जिस फिजिक के साथ में आप एक पॉलिटिशियन के तौर पे नजर आते हैं, बहुत कम नेता नजर आते हैं। क्या राज है इसके पीछे? राज कुछ नहीं है, मुझे लगता है मैंने इनहेरिट भी किया। मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने मॉम डैड दोनों को मैंने बचपन से वर्कआउट करते हुए देखा है। योगा पापा बहुत करते हैं, उनको मैंने रोज देखा है योगा करते हुए। तो कहीं ना कहीं से हेल्थ कॉन्शियस हम लोग का परिवार शुरू से रहा है। तो वही चीज़ मैंने भी इनहेरिट की है। जब बड़ा हुआ मेरा रुझान वैसे वेट ट्रेनिंग्स और उसकी तरफ ज़्यादा गया, वो ज़्यादा करता हूँ। पर बिहार में चुनाव का समय चल रहा है, जिम जाने का मौका नहीं मिलता। तो आई थिंक योगा एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। रादर वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा बेहतर है। फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, एनर्जाइज करता है आपकी बॉडी को ज़्यादा। तो जब घर पर होता हूँ, जिम नहीं जा पाता हूँ, तो योगा ज़रूर करता हूँ रोज़ सुबह उठ के। तो ये डेली रूटीन का पार्ट है इस चुनावी व्यस्त माहौल में? डेली रूटीन का पार्ट है। सुबह 1 घंटा पहले उठने की बात है, और कुछ नहीं है। तो 1 घंटा, मेरा मानना यह है कि अगर इंसान अपने पूरे दिनचर्या में 1 घंटा अगर अपने शरीर को नहीं दे सकता, तो उसका पूरा दिन बेकार है। तो आई थिंक एटलीस्ट 1 घंटा हम दिन का अपने शरीर को जरूर दे सकते हैं। ये इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि जब पॉलिटिशियंस की बात होती है, राजनेताओं की बात होती है, तो एक अलग इमेज लोगों के मन में आती है, विशेष रूप से जो युवा वर्ग है। जी, अगर आप जैसे नेता, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी काफी हेल्थ कॉन्शियस है और योगा पे तो उन्होंने योग दिवस तक पहुंचा दिया है। तो क्या आपको लगता है इससे जो युवा वर्ग है उसमें राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए एक अट्रैक्शन भी पैदा होगा? अगर वो पॉलिटिशियंस की एक अच्छी इमेज, एक मॉडर्न इमेज जाएगी? मुझे पता नहीं कि इससे कितना अट्रैक्शन पैदा होगा, बट दिस इज व्हाट आई एम। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मेरी उम्र का हर लड़का, बिहारी हो या हिंदुस्तानी हो, देश के किसी भी कोने का हो, मुझे लगता है मेरी उम्र का हर लड़का हेल्थ कॉन्शियस है आज की तारीख में। मैं जिम जाता हूं, जिम भरे होते हैं लड़के लड़कियों से। तो मुझे लगता है मेरी उम्र के जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, जो कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अच्छा दिख रहे हैं, डेफिनेटली एक एड ऑन फैक्टर ही है जो आपको हेल्प ही करेगा। सो मैं जैसा हूं मैं वही प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। बॉलीवुड को आखिर छोड़ के पॉलिटिक्स में चिराग पासवान क्यों आए? गंभीर सवाल है ये, बॉलीवुड को छोड़ के पॉलिटिक्स में क्यों आया? 2-3 इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। आना था, ये मैंने शुरू से सोच रखा था, पर इतनी जल्दी मेरा पॉलिटिक्स में आना होगा ये नहीं सोचा था। बीच में कुछ समय तक पापा की तबीयत खराब थी, उनके एब्सेंस को मैं कवर अप कर रहा था। बट जब यहाँ आया, राजनीति के क्षेत्र में कैंपेन करने लगा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सही मायनों में बना यहीं के लिए हूँ। यही मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली मैं कर सकता हूँ। पार्टी को 40 सीटें मिली हैं। एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद में। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको एनडीए से अलग एक पार्टी के रूप में 40 सीटों पर कितनी सीटें जीतती हुई देख रहे हैं आप एलजेपी की तरफ से? देखिए, ईमानदारी की बात है, इसमें से हम लोग 28-30 तक तो हम लोग आराम से जाएंगे, और अगर हम लोग 30 को पार भी कर गए तो उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लोकसभा में ही मैंने ये कहा था, लोकसभा के वक्त जब हम लोग 7 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, मैं शुरू से कहता रहा था कि कम से कम हम लोग 5 सीटें जीतेंगे।
और अगर हम लोग 7 तक भी चले गए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। और वही हुआ भी, 6 सीटें हम लोग जीते, 7वीं सीट भी हम लोग थोड़े ही मार्जिन से हम लोग हारे। बहरहाल वो भी मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उसी तर्ज पर इसमें भी विधानसभा में भी हम लोग का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होने वाला है। हम लोग 30 का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आप अगर इतने पॉजिटिविटी के साथ में कैंपेनिंग कर रहे हैं तो एनडीए कितनी सीटें लाने वाली है? देखिए, हम लोगों का लक्ष्य था 185 प्लस। मुझे लगता है हम अपने लक्ष्य से बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। हमने भी बहुत सारे नेताओं के साथ, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ भी चुनावी कैंपेन देखा है, किया है, लेकिन ये जो भीड़ है और साथ में जो उत्साह है वो वाकई इस बात का तो समर्थन करता ही है जो आप कह रहे हैं। एक युवा नेता के तौर पे इतना ज़्यादा आपको कैंपेनिंग करनी होती है, हमारा आपसे रोज संपर्क भी होता है, देखते हैं कि आप रोज कैंपेनिंग पे निकलते हैं। कैसे इस समय आप अपने खान पान को, दिनचर्या को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो क्या नवरात्रे चल रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं है खान पान को लेकर। व्रत पर हूँ, सिर्फ फलाहार पर हूँ, फल खाता हूँ और कुछ नहीं। बट इवन अदरवाइज भी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है फलों से इतने हेक्टिक इलेक्शन कैंपेन को पास करने के लिए? मुझे लगता है जब आप किसी सभा में जाते हैं और जब मुझे लोगों का उत्साह दिखता है, वही एनर्जी बहुत है मुझे एनर्जाइज करने के लिए। तो मेरी एनर्जी का स्रोत तो चुनावी सभाएं हैं, जनसंपर्क है। खाने पीने से मैं रेगुलर डेज में भी कम ही एनर्जी लेता हूँ, कमज़ोर हूँ खाने पीने के मामले में, हेल्थ कॉन्शियस हूँ। जैसा हम लोग सुबह योगा करते हुए भी डिस्कस कर रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा कार्ब्स वगैरह नहीं लेता हूँ अपनी डाइट में, प्रोटीन डाइट ज़्यादा रखता हूँ। मेरा नॉर्मल डे भी एक प्रोटीन शेक से ही शुरू होता है। ठीक है, खाने पीने की बात की आपने, प्रोटीन की बात की, लेकिन गरीबों की जो थाली से दाल जो है वो गायब हो रही है, प्रोटीन गायब हो रही है। आप हाँ नहीं, सही बात है और ये चिंता का विषय भी है हमारे लिए। मैं बहुत ज़्यादा इसमें मेरी भूमिका नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकारों का मामला है। एक सांसद होने के नाते कंसर्न विभागों तक, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है और साथ साथ में जो रामविलास पासवान जी जो कि आपके पिताजी हैं, वो कंसर्न मंत्रालय को भी देख रहे हैं, इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछ दिया। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी के पास ये विभाग है। इस विभाग की भी एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से दालों के की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उस पर नियंत्रण पाने का। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस विभाग के मंत्री मेरे पिताजी भी हैं, तो मैं खुद ईमानदारी से इस बात को मैं देख रहा हूँ कि किस तत्परता से वो दिन रात लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इसे कंट्रोल में लाया जाए। अनेक एक मुद्दे पर, मतलब दाल पर लोग बेहाल हैं, तो दूसरे मसले पर बवाल है। मैं बात कर रहा हूँ गोमांस के मुद्दे की। डोमिनेट करने की कोशिश की गई इसे बिहार चुनाव में, उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी, तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से जिस तरीके से बयान दिए गए, आपका इस पर क्या रुख है? देखिए, बिहार चुनाव में इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है मेरी समझ के परे है। आज की तारीख में जब हमारे प्रदेश से जुड़ी हुई और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तो उसमें आप इसको मुद्दा बना रहे हैं कि भैया कौन क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है। देखिए, दादरी में जो हुआ, अखलाक के साथ जो हुआ, बहुत दुखद घटना है, इसकी निंदा सबने की है और मैं आज भी मांग करता हूं कि जितने भी दोषी हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर इसको आप बिहार के चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण करना ही अपने में ही एक बहुत दुखद बात है। आप एक युवा नेता ही नहीं है बल्कि पढ़े लिखे युवा नेता है, और लालू यादव, इसलिए आपकी राय इस पे जानना रोचक होगा। लालू यादव कहते हैं हमारे ऊपर पंखा गिरा, बीजेपी वाले ने टोना टक्का करा रहे हैं, बीजेपी और संघ वाले मिलकर के। देखिए, 21वीं सदी में आज आप तंत्र मंत्र, जादू टोना, काला जादू, ऐसी चर्चाएं करते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है। गॉड फेयरिंग मैं भी हूँ, मैं भी ऊपर वाले पर विश्वास रखता हूँ, बट ऊपर वाले पे विश्वास रखने का मतलब ये नहीं है कि आप तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसी चीजों पर आप अपना विश्वास जाहिर करें। लालू जी जिस तरीके से इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में भी ये दिख रहा है। जिस तरीके से वो अपने पुत्रों को, मेरे दोनों छोटे भाइयों को ही शिक्षा नहीं दे पाए, तो वो आज प्रदेश भर में फैले मेरे युवा भाइयों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि ऐसे नेता जो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा तंत्र मंत्र में विश्वास रखें,
उनके हाथों में बिहार का भविष्य कैसा होगा ये जनता को अब निर्णय लेना है। अपनी विरासत को अपने बेटों तक पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार से गठबंधन करना पड़ा। नहीं देखिए, गठबंधन तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है ही, और ये उनकी राजनीतिक मजबूरी नहीं है, ये इनकी व्यक्तिगत मजबूरी है। अपने परिवार को स्थापित करने के लिए डेफिनेटली उनको ये कदम उठाना पड़ा। अब बहरहाल हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने बेहतर भविष्य के लिए, अच्छे निर्णय लेने के लिए। अपनी बुद्धि अपने विवेक से उन्होंने जो निर्णय लिया होगा, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपने बेहतरी के लिए ये निर्णय लिया होगा। बट बहरहाल जब आप ऐसे निर्णय लेते हैं, जरूरी है कि आप उसमें व्यक्तिगत हित से ज्यादा प्राथमिकता आप अपने पार्टी हित को दें। उनकी अपनी पार्टी है, उनके पार्टी में अपने वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार निरंतर न जाने कितने सालों से पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। तो उन पार्टी नेताओं के हित को भी उनको सम्मान देना चाहिए, और सर से ऊपर होता है हमारा प्रदेश का हित, हमारा राष्ट्र का हित। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लालू जी जो भी निर्णय लें वो देश हित में हो, हमारे प्रदेश हित में। ठीक है, आपने अपने दोनों भाइयों की बात की। आपका कौन सा भाई ऐसा आपको लगता है जो कि लालू जी की राजनीतिक विरासत को संभाल पाएगा? देखिए, पहले तो मैं अपने दोनों भाइयों को लेकर कंफ्यूज चल रहा हूं कि मेरे दोनों भाइयों में मेरा सबसे छोटा भाई कौन सा है, बड़ा वाला छोटा है कि छोटा वाला छोटा है। बहरहाल ये लालू जी के घर का हिसाब किताब है, मुझे लगता है वो सक्षम है घर का हिसाब किताब रखने में। उनमें से कौन ज्यादा सक्षम है नहीं है मैं नहीं जानता, मेरे लिए दोनों मेरे छोटे भाई के समान है। राजनीतिक करियर में वो अपनी शुरुआत कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं दोनों के प्रति, और उम्मीद करता हूं कि वो जो भी करें ईमानदारी से करें, प्रदेश हित और देश हित में करें। सुबह के योग से लेकर के दिन भर की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद चिराग पासवान की अंतिम रैली पटना में हुई है, और अब वक्त हो रहा है करीब 7। अब चिराग पासवान जी रिफ्रेश होने के लिए यहाँ खुद ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठ गए हैं। ये बताइए, ये अक्सर होता है जब दिन भर थक जाते हैं तो अब ड्राइविंग? हाँ, ये मैं करता हूँ। ड्राइविंग का मुझे शौक है, जब जब मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ। ड्राइविंग जैसा आपने खुद ही कहा कि मुझे रिफ्रेश भी करता है, और ड्राइविंग का शौक है तो मेरे लिए भी एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर है। अब खुद ड्राइव करता हुआ घर जाऊंगा, दिन भर क्या क्या हुआ ड्राइव करते करते उसको मनी में एनालाइज भी कर पाता हूँ। तो ड्राइविंग शौक है, हॉबी है, मजा आ रहा है। कौन सी रोड पे, आप पूरे देश में तो घूमे ही होंगे, कौन सी रोड पे सबसे ज्यादा ड्राइव करने में मजा आता है? कहीं पे भी, ईमानदारी की बात है, मैं कहीं पे भी आप मुझे दे दीजिए। जैसा मैंने कहा कि मुझे ड्राइविंग का शौक है, मैंने घंटों घंटों तक नॉन स्टॉप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, दिल्ली जयपुर मैंने बहुत ड्राइव किया, दिल्ली से हिमाचल, दिल्ली से पंजाब मैंने बहुत ड्राइव किया। यहाँ पटना से आप ले लीजिए सारे इंटीरियर्स में, कई बार अपनी लोकसभा जमुई में गया हूँ खुद ड्राइव करते हुए। ड्राइविंग वही है, जैसा मैंने कहा कि शौक है, मजा आता है करने में। मैं खुद रिफ्रेश भी होता हूँ। बहुत से थॉट प्रोसेसेस हैं जो कि ड्राइव करते करते मैं उनको एनालाइज कर पाता हूँ, तो यही करने की कोशिश भी है। युवा है, नेता है, जो सुबह योगा भी करते हैं, लोगों के साथ बैठ के चिट चैट भी करते हैं, सेल्फी भी खिंचाते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं। एक दूसरे बड़े नेता हैं, युवा नेता है राहुल गांधी। जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस पार्टी भले ही तीसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर, ये बात तो है ही। लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है इन दिनों। शुरुआत में कुछ रैलियां हुई, अब फिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं देखिए, राहुल जी एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। वो खुद सक्षम है अपने अच्छे बुरे का निर्णय लेने के लिए, अपनी पार्टी के लिए अच्छा बुरा क्या है उसको समझने के लिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, आपके कहने का मतलब है कि वो यहाँ न आकर के अपनी पार्टी का भला कर रहे हैं? अब हो सकता है कि शायद वो उसमें भी एक भला हो, पर जैसा मैंने कहा कि मैं दूसरों की कमजोरियों पर या दूसरों की अच्छाई बुराई पे ज्यादा ध्यान ना केंद्रित करते हुए हमारे गठबंधन, हमारी पार्टी, व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद, मेरी क्या मजबूतियां हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मैं उन पर ज्यादा काम करता हूं। दूसरे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर ध्यान थोड़ा कम ही केंद्रित करता हूं। ये बताइए कि कब तक, अगर आपकी सरकार आती है तो पटना की इन सड़कों पर स्मूथ ड्राइविंग का मजा आपके साथ हमें कब तक मिलेगा? देखिए, गंभीर विषय है ये, इसको मैं बहुत हल्के से कि हाँ हम लोग आ जाएंगे, हम लोग कर देंगे, मैं इतने कैजुअली नहीं कह सकता हूँ। प्रदेश भर की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए आपको बाकायदा एक रोड मैप, एक मास्टर प्लान आपको तैयार करना होगा तमाम आपके अधिकारियों के साथ बैठकर। बट हाँ, मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारा गठबंधन, हमारे नेता इसमें तत्परता जरूर दिखाएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपने बड़ी गंभीरता की बात कही कि इस विषय को हम
इतने लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो एक हम आपसे और से गंभीर सवाल आपसे पूछते हैं। ये बताइए कि चिराग पासवान के इलेक्शन कैंपेन और तमाम उसके लिए कवर करने के लिए मेरा बिहार आना हुआ। अब वो पार्टी कब होगी जिसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा? कब चिराग पासवान शादी कर रहे हैं? ये बाउंसर था आपका, सुबह से लेके अभी तक ये बाउंसर गया। बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं वासुदेव जी, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जिसके जवाब मेरे पास नहीं होते। मैं स्पष्टवादी हूँ, हर चीज़ का बहुत ही क्लियरली जवाब दे देता हूँ, बट ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। मुझे लगता है इसका जवाब मेरे पिताजी बेहतर देंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैंने पूर्णतः उन्हीं पे छोड़ रखी है, मॉम डैड पे छोड़ रखा है कि वो जो निर्णय मेरे भविष्य के लिए लेंगे मुझे वो स्वीकार्य होगा। पॉलिटिक्स में आप अपने आप निर्णय लेते हैं। हमारी जो है, हम आपके पिताजी रामविलास पासवान जी के साथ भी बैठे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जाने का फैसला चिराग पासवान का था और हमने उसे माना और हमें उसका फायदा मिला। तो ये फैसला लेकिन आप उन पे छोड़ देंगे? बिल्कुल, जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी उतनी काबिलियत है, मेरी उतनी सोच समझ है कि मैं सही निर्णय ले पाऊँ, वहाँ पे तो मैं ले लेता हूँ। बट शादी ब्याह बहुत ही हद से ज़्यादा ही गंभीर मामला है, उसमें मैं रिस्क नहीं लूँगा, वो बड़े बुजुर्गों पे ही छोड़ रखा है।